हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। जेईई मेंस 2026 जनवरी अटेम्प्ट केमिस्ट्री का जो पेपर है 21 जनवरी शिफ्ट 2 में जो पेपर हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है जहां पर आपको जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को आपको पुट करना होता है, क्योंकि इसीलिए इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दे रखे हैं। तो क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन चैप्टर से है कि फॉर अ लिविंग सेल ऑस्मोटिक प्रेशर इज गिवन। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दे रखा है, पाई का वैल्यू दे रखा है आपका 12 एटीएम। टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, विच इज आइसोटोनिक विथ NaCl। यानी आइसोटोनिक किसके साथ में है, लिविंग सेल जो है वो आइसोटोनिक है NaCl के साथ में, यानी दोनों का पाई का वैल्यू सेम होगा। तो पूछा है द स्ट्रेंथ ऑफ NaCl सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर में निकालना है। तो ये आपका लिविंग सेल जो है और NaCl जो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक किसको बोलते हैं, जहां पर दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। तो अगर मैं पाई NaCl को लिखना चाहूं तो इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा ICRT। और वेंटो फैक्टर NaCl के लिए क्या होता है, क्योंकि NaCl टूट जाता है Na प्लस Cl माइनस में, तो इसका वेंटो फैक्टर हो जाएगा 2। तो पाई NaCl इक्वल्स टू 2 इंटू C मुझे निकालना है, इंटू R का वैल्यू, क्योंकि एटीएम में दे रखा है तो 0.082 ले लूंगा और टेम्परेचर मेरे पास में हो जाएगा 300। तो और पाई का वैल्यू, क्योंकि यहां पर आइसोटोनिक है तो जो लिविंग सेल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वही ऑस्मोटिक प्रेशर में यहां पर यूज कर सकता हूं। तो ये हो जाएगा आपका 12 इक्वल्स टू 2 इंटू दैट इज योर 2 इंटू 0.082 इंटू 300, that is your 49.2. This is your 49.2 into C. So C will be your 12 upon 49.2. So we get C equals to 12 divided by 49.2. It is your 0.243. 0.2439 mole per liter, but this is your mole per liter. Now we have to find out the strength of NaCl solution in gram per liter. तो ये कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में है, तो NaCl की कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में निकालने के लिए क्या करेंगे, दैट इज योर 0.2439। ये मोल है ना, मोल पर लीटर है ना, तो मोल को आपको मल्टीप्लाइड बाय इसका मोलर मास, दैट इज योर 58.5 डिवाइडेड बाय पर लीटर। तो मोल को कन्वर्ट करना है वेट में, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 0.2439 इंटू 58.5। सो दैट इज योर 14.26 ग्राम पर लीटर, और इंटू 10⁻⁻² है, तो ये हो जाएगा बेटा 14.26 इंटू 100 कर दो, डिवाइड बाय 100 कर दो, है ना, ये 26 है ना, तो इसको आप 14.26 इंटू 100 कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 1426 इंटू 10⁻⁻²। तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1426। तो जिन भी बच्चों का ये पेपर आया है उन्होंने 1426 ये आपने पुट किया हुआ होना चाहिए, जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। इक्विलिब्रियम का बड़ा ही भयावह क्वेश्चन, बड़ा ही डेंजरस क्वेश्चन। डेंजरस कुछ नहीं है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान से देखिए, क्योंकि ये डबल स्टेप क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए थोड़ा लेंथी क्वेश्चन इसको हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से देखिए, H2X, इसके अंदर आपको X-2 की कंसंट्रेशन निकालनी है इक्विलिब्रियम पर। तो X-2 मिलेगा कैसे, ये दो स्टेप में मिलेगा।
फर्स्ट स्टेप में जब ये टूटेगा तो सबसे पहले तो H प्लस HX माइनस बनाएगा। अब फिर HX माइनस का फिर से आयनाइजेशन होगा, HX माइनस का फिर से आयनाइजेशन होगा, तब जाके आपका X माइनस 2 बनेगा। यानी 2 स्टेप आपको देखनी पड़ेगी। अब इसमें आपको H2X की कंसंट्रेशन दे रखी है, देखो 0.1 H2X की कंसंट्रेशन दे रखी है, पर HX माइनस की कंसंट्रेशन नहीं है। और जब तक आप HX माइनस की कंसंट्रेशन नहीं निकाल पाएंगे, आप X माइनस 2 की कंसंट्रेशन नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया। चलिए खैर करते हैं हम। सबसे पहले हम HX माइनस की कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं, HX माइनस की जो कंसंट्रेशन होगी। तो ये फर्स्ट स्टेप के लिए जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, इस डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को मैं मान लेता हूं दैट इज योर अल्फा 1। सो if we have the concentration of H2X is your C, that will be 0 0 at initial time 0 टाइम पर इन दोनों की कंसंट्रेशन 0 0 होगी, क्योंकि अभी आयनाइजेशन हुआ नहीं है। अब क्योंकि यहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है, मींस ये 100% आयनाइज नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ इसका पार्ट आयनाइज होगा। तो कितना पार्ट आयनाइज होगा? तो C में से मैं मान लेता हूं C अल्फा 1 पार्ट आयनाइज होगा, तो सामने भी H प्लस C अल्फा 1 मिलेगा और HX माइनस भी C अल्फा 1 मिलेगा। नाउ अगर मैं इसके लिए फर्स्ट एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट 1 लिखूं तो ये लिखा जाएगा H प्लस HX माइनस डिवाइडेड बाय H2X, ये लिखा जाएगा। K1 का वैल्यू दे रखा है, Ka1 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8। H प्लस का वैल्यू हमने कितना निकाल लिया एट इक्विलिब्रियम, दैट इज योर C अल्फा 1, और HX माइनस का भी वैल्यू कितना है C अल्फा 1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा C में से C अल्फा 1, जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है H2X का। ठीक है, ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन हो गया। अब यहां पर आप देखें तो 2.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8 इक्वल्स टू, यहां से कॉमन C आ जाएगा और यहां से C एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा C अल्फा 1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 1। अब यहां पर अप्रोक्सीमेशन बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो बहुत कम है, तो इस स्टेप के लिए जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होगा उसका वैल्यू भी बहुत कम होगा। यानी अल्फा 1 इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू 1, तो एक के कंपैरिजन में अल्फा 1 ये बहुत कम होगा, तो 1 माइनस अल्फा 1 कैन बी रिटन एज 1। तो मैं यहां से लिख सकता हूं 2.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8 इक्वल्स टू C अल्फा 1 स्क्वायर, और C अल्फा 1 स्क्वायर कैन बी रिटन एज, दैट इज योर, मुझे अल्फा निकालना है तो इसको लिख सकते हैं अल्फा 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय C, and the concentration is given in the question, that is your 0.1। तो ये आपकी कंसंट्रेशन हो जाएगी 0.1, तो पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, 25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8 ये बचेगा, स्क्वायर है अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट क्या वैल्यू आ जाएगी 25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8 का अंडर रूट, दैट इज अल्फा 1, दैट इज योर 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4। ये मेरे पास में अल्फा 1 आया है, क्योंकि मेरे पास में अल्फा 1 आएगा तो अब मैं क्या निकाल पाऊंगा C अल्फा 1, क्योंकि C तो गिवन है 0.1, और C अल्फा 1 आएगा तब जाके आगे मैं क्या निकाल पाऊंगा X माइनस 2। तो अब सेकंड स्टेप के अंदर HX माइनस जो है ये आयनाइज होगा किसके अंदर, H प्लस X माइनस 2 के अंदर। अब T इक्वल्स टू 0 पर HX माइनस की कंसंट्रेशन कितनी होगी, दैट इज योर C अल्फा 1। सेकंड स्टेप में आयनाइजेशन होने से पहले HX माइनस की कंसंट्रेशन कितनी होगी C अल्फा 1, और H प्लस जो कि यहां पर फर्स्ट स्टेप से मिला है
वो कुछ ना कुछ H प्लस होगा, कितना होगा, C अल्फा 1, और x माइनस 2 ये होगा 0। अभी मैंने सेकंड स्टेप का आयनाइजेशन कराया नहीं है, अभी सिर्फ फर्स्ट स्टेप चल रही है। फर्स्ट स्टेप का H प्लस ये रहा C अल्फा 1, क्योंकि ये H प्लस जो होगा वो तो कॉमन आयन का काम करेगा ना, तो जो फर्स्ट स्टेप से H प्लस मिला है वही H प्लस सेकंड स्टेप के लिए कॉमन आयन का भी काम करेगा। हाँ, सेकंड स्टेप से जो मिलने वाला H प्लस होगा उसमें एड ऑन होगा, इसमें ऐड किया जाएगा, लेकिन ये वाला H प्लस भी तो उसी सॉल्यूशन में है, तो इसको भी तो हमें लेना होगा। तो HX माइनस विल बी योर C अल्फा 1 फ्रॉम फर्स्ट स्टेप एंड H प्लस C अल्फा 1 फ्रॉम फर्स्ट स्टेप, और ये 0 है क्योंकि अब इसका आयनाइजेशन हुआ नहीं है। अब मैं इसका आयनाइजेशन कराऊंगा, तो सेकंड स्टेप के लिए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हो जाएगा अल्फा 2, ये सेकंड स्टेप के लिए। तो सेकंड स्टेप के इक्विलिब्रियम पर C अल्फा 1 में से कितना टूटेगा, C अल्फा 1 में से टूट जाएगा C अल्फा 1 C अल्फा 2। तो सामने H प्लस जो पहले से मिला हुआ है C अल्फा 1 वो तो है ही है, प्लस इस स्टेप से कितना मिल जाएगा, C अल्फा 1 अल्फा 2, और x माइनस 2 की कंसंट्रेशन भी कितनी हो जाएगी, C अल्फा 1 अल्फा 2। दिस इज योर कंसंट्रेशन ऑफ S माइनस 2, सॉरी x माइनस 2, x माइनस 2 की कंसंट्रेशन हो जाएगी ये। ओके, अब मैं इस रिएक्शन के लिए Ka2 लिख लेता हूं, तो मैं यहां पर इसको थोड़ा हटा देता हूं, ठीक है। तो इस रिएक्शन के लिए अगर मैं Ka2 लिखना चाहूं तो Ka2 इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, H प्लस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय HX माइनस। अब Ka2 का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 13। H प्लस का वैल्यू कितना है, ये रहा H प्लस का वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट स्टेप फ्रॉम सेकंड स्टेप। सो दिस इज योर C अल्फा 1 प्लस C अल्फा 1 अल्फा 2, दैट इज योर H प्लस। x माइनस 2 को मैं x माइनस 2 लिख रहा हूं क्योंकि मुझे ये निकालना है, डिवाइडेड बाय HX माइनस, तो HX माइनस कितना रहा, C अल्फा 1 माइनस C अल्फा 1 अल्फा 2। अब फिर से यहां पर अप्रोक्सीमेशन करना जरूरी है, बिना अप्रोक्सीमेशन के आप इक्विलिब्रियम सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए 1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 13, इसमें लिख सकते हैं, कॉमन क्या निकाल सकते हैं, C अल्फा 1 कॉमन आ जाएगा और 1 प्लस अल्फा 2 बच जाएगा, इंटू x माइनस 2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा C अल्फा 1 अगेन कॉमन आ जाएगा 1 माइनस अल्फा 2, 1 माइनस अल्फा 2। तो एक की कंपैरिजन में जब अल्फा 1 ही कम था तो उसकी कंपैरिजन में अल्फा 2 तो बहुत कम होगा, तो 1 माइनस अल्फा 2 और 1 प्लस अल्फा 2 कैन बी रिटन एज 1। तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 1, C अल्फा 1 C अल्फा 1 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। 1 प्लस अल्फा 2 को क्या लिख रहा हूं मैं 1, 1 माइनस अल्फा 2 को भी क्या लिख रहा हूं 1। तो मेरे पास में x माइनस 2 की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3। और इसी को क्योंकि किसकी ऑर्डर में लिखना है, 10 रेज टू द पावर माइनस 15 की ऑर्डर में, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 इंटू 100 डिवाइड बाय 100। सो कैन बी रिटन एज ये 13 है ना, यहां पर 13 है, सॉरी 1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 13, तो ये हो जाएगा 0.01, दैट इज 100, 15 है ना, 100 इंटू ये हो जाएगा आपका, चलिए थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ किया है, इसको लिख सकते हैं हम 100 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 15, ये 100 आ जाएगा। तो 100 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 15, क्योंकि उसी के ऑर्डर में मांगा हुआ है, 100 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 15,
अब अगर ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है, जो उसकी टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का जो प्रैक्टिस दे रखा है उसके अंदर ये क्वेश्चन गिवन है, और अगर कोई बच्चा चाहता तो इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में भी कर सकता था, क्योंकि जो x-2 की कंसंट्रेशन है वो वाकई में किसके बराबर आई है, K2 के बराबर। अब अगर ये पूरा सॉल्यूशन आप नहीं करना चाह रहे हो और आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखी है, तब आप ये कर सकते हो, बाकी डायरेक्ट तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो x-2 की कंसंट्रेशन K2 के बराबर, देखो 1 × 10⁻⁻13 आ रहा है, बिकॉज x-2 इज इक्वल टू 1 × 10⁻13 K2, और उसी को मैंने चेंज करके लिख दिया 100 × 10⁻15। तो जो आपके वो ब्लॉक्स आएंगे उसमें आपको ठीक करना पड़ेगा 100। समझ में आ रही है बात? तो 100% एफिशिएंसी से काम करोगे तो 100% मार्क्स मिलेंगे भैया, ऐसे ही नहीं मिलेंगे। आगे आ जाओ। अब सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, ये भी लेंथी क्वेश्चन है ना? तो क्वेश्चन टिपिकल है, क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन अगर आपने ढंग से पढ़ी हुई हैं चीजें तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। क्वेश्चन देखो, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज योर डेल्टा टीबी, इट इज योर 0.5 डिग्री सेल्सियस, एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, डेल्टा पी बाय पी ए नॉट, ये आपको फाइंड आउट करना है। एज्यूम डाइल्यूट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, सॉल्वेंट का मोलर मास दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कैन बी रिटन एज Ma, that is your 300 gram per mole, okay, and Kb is your, Kb value is your 5 Kelvin किलोग्राम पर मोल। क्योंकि मुझे डेल्टा P बाय पी ए नॉट निकालना है, तो डेल्टा P बाय पी ए नॉट का वैल्यू होता है बेटा XB, दैट इज योर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है डेल्टा P बाय पी ए नॉट इक्वल्स टू NB डिवाइडेड बाय NB प्लस Na। क्वेश्चन में बोल दिया सॉल्यूशन डाइल्यूट है, मींस सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट से बहुत कम होगी, तो NB प्लस Na की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज योर Na, NB को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, है ना? तो ये हो जाएगा डेल्टा P बाय पी ए नॉट इक्वल्स टू NB डिवाइडेड बाय Na। सो डेल्टा P बाय पी ए नॉट equals to NB is your WB by MB into Na is your MA by WA। अब WB सॉल्यूट 15 ग्राम, 15 ग्राम दे रखा है भाई, ये 15 ग्राम हो गया। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, ये 300 ग्राम हो गया। वेट ऑफ सॉल्वेंट ये भी दे रखा है, ये 150 ग्राम हो गया, और मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है। अरे भाई MB तो मालूम ही नहीं है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो मालूम ही नहीं है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा। वो फर्स्ट प्रॉपर्टी से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, डेल्टा TB इक्वल्स टू I KB M, 0.5 इक्वल्स टू I कुछ नहीं दे रखा है तो 1 ले लो, KB का वैल्यू दे रखा है 5 इंटू मोलालिटी, तो WB दैट इज योर मास ऑफ सॉल्यूट 15 डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये निकालना है, इंटू 1000 मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन 150। सो मुझे MB फाइंड आउट करना है, तो दैट इज योर 5 इंटू 15 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 150। तो भैया इसको सॉल्व करेंगे तो मोलर मास आपका आ जाएगा, तो ये 5 से 5 चला गया, 15 से 15 चला गया, 1 जीरो ऊपर आ गया, 1 जीरो कट गया, 1000 बच गया भैया।
तो ये 1000 ग्राम आ गया। तो आप यहां पर लिख देंगे, ये वाली वैल्यू जो है ये हमारे पास में आ गई, ये आपका पास में आ गया 1000। तो डेल्टा P बाय PA नॉट इज इक्वल टू 15 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 150। तो 15 से 15 चला जाएगा, 0 0 चला गया, और ये बचा 30। एक मिनट फिर से करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 150। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 1000। तो 30 बाय ये हो जाएगा 3/100, तो हो जाएगा 0.03। 0.03। So the value is 0.03। बट यहां लिखना है 10 रेज टू द पावर -2 ऑर्डर में, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। तो आपको जो इंटीजर में पुट करना होगा वो क्या वैल्यू पुट करनी होगी? 3। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Among the following, for which spin only magnetic moment is greater than 3? अगर स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ग्रेटर देन 3 है, म्यू का वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी ग्रेटर देन 3। विच कैन फॉर्म हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बना सके, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना सके। अच्छा ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बेटा यानी पेयरिंग नहीं होनी चाहिए, यानी पेयरिंग नहीं करवानी है, मींस डेल्टा ओ वैल्यू इज लेस देन पी। ठीक है, अब सबसे पहले वेनेडियम का देख लेते हैं हम, वेनेडियम +3 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्कैंडियम, टिटेनियम एंड वेनेडियम, तो ये होगा आपका आर्गॉन 4s2 3d1, तो ये आर्गॉन हो जाएगा। स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, आर्गॉन 4s2 3d3, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2 यहां से निकल जाएंगे, 1 यहां से निकल जाएगा, ये हो जाएगा 3d1, ये हो जाएगा आपका 3d1। ठीक है, यानी ओनली वन अनपेड इलेक्ट्रॉन है। डी ऑर्बिटल में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? ओनली 1। जबकि यहां तो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट इज ग्रेटर देन 3, तो ये तो नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा भाई। आगे चलते हैं, Ti+2 के लिए देख लेते हैं। Ti+2 के लिए देख लेते हैं, तो आर्गॉन, स्कैंडियम, टिटेनियम, तो आर्गॉन 4s2 एंड 3d2 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर भी निकालना है, तो 2 यहां से निकल जाएंगे, 3d2 हो जाएगा। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d2 हो जाएगा। 3d2 यानी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो बेसिकली ये भी जवाब में नहीं आएगा। फिर आ जाएगा निकल +2। निकल +2 होता है बेटा आर्गॉन 3d8। 3d8 यानी ये इस प्रकार से हो जाए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। जबकि यहां तो बोल ही रहा है कि म्यू का वैल्यू 3 से ज्यादा है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन भी 3 से ज्यादा होंगे, क्योंकि म्यू का वैल्यू क्या होता है? √n+2 बोर मैग्नेटॉन, ये म्यू का वैल्यू होता है ना। चलिए खैर, फिर बाद में रहा आपका Fe+2 आयन, इसको भी देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आर्गॉन 3d6। 3d6 है, 2 इलेक्ट्रॉन दूर कर दिए, 1 2 3 4 5 6, तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। n = 4, तो डेफिनेटली Fe+2 होगा। फिर कोबाल्ट +2 में देख लेते हैं, तो आर्गॉन 3d7 होता है, 3d7, तो 3d7 क्या हो जाएगा बेटा? 3d7 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए।
है ना। तो दो जवाब आएंगे, यानी Fe+3 बनाएगा और CO+2 बनाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। अब Fe+2 है तो जैसे मैं Fe+2 में समझा देता हूं, 1 2 3 4 5 6, यह हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया Fe+2 का। इसी तरीके से कोबाल्ट+2 आ जाएगा तो एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो कोबाल्ट+2 में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए और Fe+2 में 4 हो गए, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 4+3। तो फाइंड द सम ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन दोस कॉम्प्लेक्स। तो Fe+2 में 4 और कोबाल्ट+2 में 3, तो 4 + 3 दैट इज योर 7। तो जो आपका बॉक्स होगा उसमें आपको क्या टिक करना होगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। ऑर्गेनिक का बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन, ऑर्गेनिक का बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन Br2Fe के साथ में करवाएं। नाउ दिस इज योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड NO2 ग्रुप इज द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा Br+, उसको मेटा पोजीशन पर ये जोड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपका मेटा नाइट्रो, मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अब फिर इसकी रिएक्शन करा दी टिन HCl के साथ, तो टिन HCl क्या करते हैं बेटा, रिडक्शन करते हैं। किसका रिडक्शन करेंगे, NO2 का, तो ये NH2 बन जाएगा, यहां ब्रोमीन आ जाएगा। फिर उसके बाद में इसको न्यूट्रलाइजेशन करना है, क्योंकि HCl है तो एसिडिक मीडियम है, उसको न्यूट्रलाइज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। न्यूट्रलाइज करने के बाद में इसकी रिएक्शन Br2H2O के साथ में करवानी है, एक्वस ब्रोमीन के साथ। अब एनसीईआरटी में बिल्कुल स्पष्ट दे रखा है कि जब एनिलीन की रिएक्शन एक्वस ब्रोमीन के साथ में करवाते हैं तो तीनों पोजीशन, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, ये तीनों पोजीशन पर ब्रोमीन ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा NH2। ये ब्रोमीन तो ऑलरेडी है, पर ब्रोमिनेशन के कारण से 3 ब्रोमीन और जुड़ जाएंगे भाई, ऑर्थो पर, पैरा पर, और एक और जो ऑर्थो पोजीशन है उस पर, यहां पर भी जुड़ जाएगा ब्रोमीन। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ। NaNO2 प्लस HCl is your nitrous acid. Nitrous acid will convert this NH2 into N2 plus Cl minus. ये N2 प्लस और ये Cl माइनस बन जाएगा। यहां ब्रोमीन है, यहां ब्रोमीन है, यहां ब्रोमीन है और यहां ब्रोमीन है। फिर रिएक्शन करा रहे हैं क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ। ये आपकी गेटरमैन रिएक्शन आ गई, और गेटरमैन रिएक्शन कहां पर ब्रोमीन जुड़ेगा, जहां N2 प्लस Cl माइनस जुड़ा हुआ है। तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बना है इसके अंदर ये वाली कौन सी रिएक्शन होगी, गेटरमैन रिएक्शन, जहां पर क्यूप्रस ब्रोमाइड N2 प्लस Cl माइनस की जगह ब्रोमीन जोड़ देगा। तो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर 1 2 3 4 और 5, कितने ब्रोमीन हो गए, 5। समझ रहे हो। तो जो आपका ऑप्शन आएगा उसी में लिखना है नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम इन मेजर प्रोडक्ट, तो 5 ब्रोमीन। तो इस प्रकार से आपका 21 जनवरी 2026 को शिफ्ट 2 का जो पेपर है वो मैंने पूरा सॉल्व करा दिया है। तो इसके आगे के वीडियो भी मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखे हैं, तो आप देख सकते हैं और आने वाले अटेम्प्ट के लिए आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये पसंद आया है तो जरूर आप अपने दोस्तों के साथ में भी इसे शेयर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।